हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम ये जो 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अ, तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। सेक्शन डी का है जो हमारा। ठीक है, 4 मार्क्स का है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन हम देखते हैं। ये पैराग्राफ दिया है इन्होंने, ये पढ़ना है हमें। तो इज नॉट इट इनक्रेडिबल दैट इंडियाज लैंड एरिया इज इतने परसेंट है वर्ल्ड में टोटल, और ये ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो 8.1% शेयर करता है। एंड these estimate of species prokaryote do not figure anywhere. Biologists are always keep on collecting data with respect to species diversity in different regions of world. The data collected based on survey. तो यहाँ पर बार ग्राफ दिया है सर्वे के बेसिस पर। ये कोई रीजन 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यहाँ पर हमें रिचनेस ज्यादा दिख रही है ना, काफी ज्यादा रिचनेस दिख रही है ना। तो अब ये पूछ रहे हैं कि स्पीसीज रिचनेस जो है वो थर्ड में क्यों ज्यादा है। तो थर्ड में भाई ज्यादा क्यों होगी, रीजन क्या होगा। यहाँ पे सनलाइट अच्छी मिल रही होगी, वहां पे बारिश अच्छी पड़ रही होगी, है ना। अच्छी रेनफॉल हो, अच्छी सनलाइट हो तो क्या होगा, प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे। प्लांट ग्रो करेंगे तो उनको खाने वाले ग्रो करेंगे। और इस तरह से जब अ, अच्छा उन्हें फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है, फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, तो भाई वहाँ पे हमें अच्छी स्पीसीज डाइवर्सिटी दिखेगी। तो फर्स्ट का आंसर होगा ये कोई ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, जहाँ पर जो है हाई सोलर एनर्जी है। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी अच्छी है, यहाँ पर क्लाइमेट जो है वो काफी स्टेबल है। ठीक है, फिर इसके बाद वाई इज स्पीसीज रिचनेस मिनिमम। अब यहाँ पे मिनिमम क्यों होगी भाई, मिनिमम कहाँ पे ज्यादा होती है, जो पोलर एरिया होते हैं वहां पर स्पीसीज रिचनेस कम होती है ना। और अगर होते भी हैं तो भाई वो उसके नीचे क्या होता है, ग्लेशियर्स की वजह से क्या होता है, ग्लेशिएशंस वगैरह की वजह से मर भी जाते हैं कुछ, तो बर्फ के नीचे ही दब जाते हैं। मतलब ये वाली चीजें भी होती है। ऊपर से वहां पे उन्हें अच्छी से हीट नहीं मिल रही है। जहाँ पे टेम्परेचर इतना ज्यादा लो होगा वहां पे प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम होगी, है ना। तो इसमें कम होगी क्योंकि वो पोलर वाला रीजन होगा। ठीक है, क्लाइमेट वहाँ का हार्श है काफी ज्यादा, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम होगी। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड पे। प्लांट एंड एनिमल डू नॉट हैव यूनिफॉर्म डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड बट शो रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो होते हैं यूनिफॉर्म डाइवर्सिटी शो नहीं करते हैं वर्ल्ड में, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमने नेक्स्ट स्लाइड पे दिया यहाँ पे। ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है दिस इज कॉल्ड बीटा डाइवर्सिटी अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। तो हमें देखना है कि डिफरेंट रीजन में अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन दिख रहा है। अब देखो ये अनइवन दिख रहा है ना, कि रीजन 1 में डिस्ट्रीब्यूशन इतना है, इसमें इतना है, इसमें इतना है, दिस इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसको हम बोलेंगे बीटा डाइवर्सिटी। फिर हमने थोड़ा सा दिया है दूसरी डाइवर्सिटी के बारे में भी यहाँ पर। अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है, ये आंसर में नहीं है, लेकिन हमें मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन अगर इस टाइप का आने लगे तो अल्फा डाइवर्सिटी विद इन ए पार्टिकुलर एरिया। तो पार्टिकुलर एरिया में अगर डाइवर्सिटी है दैट इज अल्फा डाइवर्सिटी। और चेंज इन वेरिएशन इन स्पीसीज बिटवीन टू हैबिटेट्स, टू और मोर हैबिटेट्स, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग रीजन में जो हमें डाइवर्सिटी दिख रही है दैट इज बीटा। एंड गामा ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई इट इज that prokaryotes do not have estimated number of their species diversity as seen in plant and animal। जैसे कि प्लांट और एनिमल में जो है नंबर्स बताए जाते हैं कि भाई इतनी स्पीसीज इसकी इस प्लांट की है, इतनी इस एनिमल की है। तो ऐसा प्रोकैरियोट्स में क्यों मतलब नहीं बताया। तो प्रोकैरियोट में जो होता है एस्टिमेटेड नंबर क्यों नहीं दिया है डाइवर्सिटी का प्लांट एनिमल की तरह, क्योंकि भाई ये इतने छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मोर्फोलॉजिकली भी ये काफी सिमिलर होते हैं। और कई बारी तो इनमें आइडेंटिफिकेशन करना इनका इन्हें बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिमिलर सिमिलर दिखते हैं। जेनेटिक जो होता है और मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी उनमें ढंग से हमें रिफ्लेक्ट नहीं होती। मतलब वही है कि भाई वो बहुत माइक्रोस्कोपिक है, मोर्फोलॉजिकली बहुत सिमिलर होते हैं। और लेबोरेटरी में जो है ऐसा भी हो सकता है कि कल्चर ना हो पाते हो बहुत टाइम, तो अनडिस्कवर रखने हो रहते हैं फिर वो। सो हमें यहाँ पे यही बताना है कि भाई प्रोकैरियोट्स में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मोर्फोलॉजिकली बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं। और दूसरी बात ये कि ऐसा भी होता है कि कल्चर ना हो पाए लेबोरेटरी में।
और फिर इस तरह से ये अनडिस्कवर्ड रह जाएंगे, अनक्लासिफाइड रह जाएंगे, क्योंकि हम देख नहीं पाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें हमने कभी देखा नहीं और हम उनको कल्चर भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो हमें पता ही नहीं चलेगा इस तरह से। तो इसीलिए जो एक्चुअल स्पीसीज डाइवर्सिटी है इसकी अननोन है और अंडर एस्टिमेटेड है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है इन्होंने क्या, आइडेंटिफाई करना है उस कॉलोनी को जो ट्रांसफॉर्म हुई है। ठीक है, ये 1 मार्क का है। अब देखो यहाँ फर्स्ट में हमें क्या दिखाया है, यहाँ पे इन्होंने हमें प्लाज्मिड दिखाया है। ठीक है, दिस इज प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड में हम देख सकते हैं यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन दिखाया है इस साइड, एंड इस साइड एम्प्लिसिन रेसिस्टेंट जीन। अब यहाँ सेकंड वाले में क्या हुआ है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे आ गया है। देखो ये वाला जो डीएनए है जो हमें दिख रहा है, दिस पार्ट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एंड यानी कि ये जो है इसमें देखो इधर हमें टेट्रासाइक्लिन वाला जो हिस्सा है उसके अंदर ये इंसर्ट हो गया है। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे हमें दिख रही है प्लेट, और इस प्लेट पर ये कॉलोनी दिख रही है। ठीक है, एंड देन इनको रेप्लिका प्लेटिंग जो है वो की, एंड देन एगर जो है उसको मतलब क्या किया इन्होंने, उन कॉलोनी को जो है रेप्लिका प्लेटिंग के थ्रू ट्रांसफर किया किस पर, टेट्रासाइक्लिन और एम्प्लिसिन रेसिस्टेंट पर। एंड देन हम यहाँ देख सकते हैं हमें जो है वो दिख नहीं रही है, एक जो है वो क्या हो गया, एक हमें कॉलोनी दिख नहीं रही है। कौन सी नहीं दिख रही है, 4 नंबर वाली नहीं दिख रही है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में है, ए में पूछा है ट्रांसफॉर्म कौन सी हुई है, तो जो हमें यहाँ दिख रही है और यहाँ नहीं दिख रही है, इसका मतलब वही ट्रांसफॉर्म हुई है, क्योंकि वहां पे जीन इंसर्ट हुआ है। ठीक है, अगर जीन इंसर्ट नहीं होगा, अगर किसी के अंदर जीन नहीं गया है, ठीक है, तो उसमें तो दोनों जो एम्प्लिसिन रेसिस्टेंट और ये दोनों वो रेसिस्टेंट होगी दोनों के। लेकिन इफ किसी में डीएनए इंसर्ट हुआ है, यानी कि वो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन वाले में इंसर्ट हो गई, तो यानी कि टेट्रासाइक्लिन जब है यहाँ पर तो वो टेट्रासाइक्लिन पर मर जाएगी, तो वो यहाँ पे मर गई है। ठीक है, और वो कॉलोनी मतलब हमें दिख नहीं रही है, तो मतलब यही है कि ट्रांसफॉर्म कॉलोनी जो हमें फोर्थ वाली दिख रही है, जो एम पर तो है लेकिन हमें एन प्लेट पर नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने एम्प्लिसिन और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट मतलब टेट्रासाइक्लिन और एम्प्लिसिन पर इन्हें ग्रो करने की कोशिश की थी, क्योंकि ये जो है ना दिख रहा है हमें टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है। ठीक है, जो कि इनएक्टिवेट हुआ है। कैसे, यहाँ पर जब किसी जीन के बीच में यहाँ पे इंसर्शन हो गया तो वो जीन तो इनएक्टिवेट हो गया ना, वो प्रॉपर वो मतलब प्रोटीन कोड नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, ये इनएक्टिवेट हो गया, सो बैक्टीरिया जो है हमारे यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन पर ग्रो नहीं कर पाएगी, और ये वाली बैक्टीरिया जो है ये ट्रांसफॉर्म कॉलोनी है, मतलब ठीक है, ये वाली जो कॉलोनी होगी दिस इज ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये इनएक्टिवेट हो गया इसका टेट्रासाइक्लिन, और ये यहाँ पे नहीं दिख रही, अब यहाँ नहीं दिख रही, तो हम पहले वाले से उस कॉलोनी को उठाते हैं यूज करने के लिए। ठीक है, फर्दर व्हाट आर द साइट in plasmid called where ampicillin and tetracycline resistant gene are inserted, तो जहाँ पे ये जीन इंसर्ट होते हैं that are called सेलेक्टेबल मार्कर साइट। ओके, और ये जो होती है ये यूज होती है, अब देखो इसकी वजह से हमने ये पता लगा लिया कि भाई ये वाली ट्रांसफॉर्म है जो फोर्थ वाले जो यहाँ पे नहीं हुए हैं, इसका मतलब है ये सिलेक्शन करने में और आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हम इनको सिलेक्टेबल मार्कर साइट भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट मार्कर्स जीन बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, हमें जो ट्रांसफॉर्मेंट होते हैं ट्रांसफॉर्म हो गए हैं उनको सिलेक्ट करने में सिलेक्शन में और आइडेंटिफिकेशन में उनकी ये हेल्प करते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर कोई नॉन रिकॉम्बिनेंट होगी जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगी उसके अंदर हमें ये दोनों के दोनों मिलेंगे, और अगर कोई रिकॉम्बिनेंट है तो उसके अंदर जिसके अंदर इंसर्ट हुआ था, यानी टेट्रासाइक्लिन वाली साइड पे इंसर्ट हुआ था, तो हमें पता लग जाए वो उस वाले पे उस एंटीबायोटिक पे जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगी वो कॉलोनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पूछा है नेम 2 एंजाइम प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो 2 एंजाइम कौन से हैं, एक तो वो जो कट करेगा, दूसरा वो जो पेस्ट करेगा। कट एंड पेस्ट याद रखना है, तो कट कौन करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कट करते हैं, एंड डीएनए लाइगेज ज्वाइन करते हैं। तो कट और पेस्ट करने वाले एंजाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आते हैं हम, स्टेट द रोल ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, तो ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है ये क्या रोल करता है, क्या रोल है इसका, तो लेक
जेड जीन होता है, और लाइक जेड जीन जो होता है वो कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। इफ अगर ऐसा होगा कि इंसर्शन इस जीन के अंदर हो जाए, ठीक है, प्लाज्मिड में, तो क्या होगा, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाएगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं होगा तो वो जो है कॉलोनी जो है वो ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं करेगी एक्स गेल पर, क्योंकि अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा तो एक्स गेल पर ब्लू कलर आएगा, है ना, एक्स गेल को वो डाइजेस्ट करके ब्लू कलर हमें देगी यहाँ पे, है ना। और इफ अगर ऐसा नहीं हुआ कि भाई ये वाला जो है लेक्जेड में इंसर्शन हो गया, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, और ये एक्स गेल मीडियम पर जो है ब्लू कलर नहीं देगी, व्हाइट कलर देगी। तो इस तरह से हम ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में ये हेल्पफुल होता है ना, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग भी कहते हैं उसको, ये स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर हमें मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट एक्सप्लेन करना है। अब देखो, मेल गेमेटोफाइट यानी कि माइक्रोस्पोर या फिर हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स के अंदर होता है। तो जो हमारी पोलन ग्रेन होती है, पहले जैसा कि माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर म्योसिस से बनता है, ठीक है। नॉर्मली ये माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, देन इसमें म्योसिस 1 होगा, देन 2 सेल बनी, आफ्टर दैट म्योसिस 2 होगा, 4 सेल बनेंगी, एंड उसके अंदर देन माइटोसिस होगा, माइटोसिस से वो 2 सेल बन जाती है, यानी कि उसके अंदर एक सेल होती है जिसे बोलते हैं जनरेटिव सेल, और एक जो बड़ी वाली सेल है दैट इज वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और वेजिटेटिव सेल के अंदर ही जो है ये जनरेटिव सेल पड़ी है, ठीक है, दिस इज जनरेटिव सेल। तो ये वाली सेल जो है ये है हमारी वेजिटेटिव सेल, एंड दिस इज जनरेटिव सेल, ठीक है। और ये हमारी एक्साइन होती है, एंड ये इंटाइन। ये है हमारा स्ट्रक्चर, किसका, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, या फिर माइक्रोस्पोर। तो जो मेल गेमेटोफाइट होता है वो डेवलप होता है फ्रॉम माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन इनसाइड। तो माइक्रोस्पोर में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, एंड उसमें उसमें जो है 2 अनइक्वल सेल बनती है, ठीक है। माइक्रोस्पोर बने ये हमारे, ठीक है, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, किसके अंदर, एंथर के अंदर, एंड देन उसमें माइटोसिस होगा, एंड अनइक्वल डिवीजन होकर क्या बना, 2 सेल बनी, एक जर्मिनेटिव सेल और दूसरी, या फिर सॉरी जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। तो जो ये जनरेटिव सेल होती है छोटी होती है, एंड वेजिटेटिव बड़ी सेल होती है, उसी के साइटोप्लाज्म में पड़ी है जनरेटिव सेल। देन क्या होता है, अब ये जो जनरेटिव सेल होती है फर्दर डिवाइड होती है, ठीक है, एंड ये 2 सेल बनाती है, और ये हमारी वेजिटेटिव, तो वेजिटेटिव का न्यूक्लियस तो यही रहा, ठीक है, एंड ये 2 सेल बना लेंगी, 2 बन गई, ठीक है, 2 मेल गेमेट बन गए ये, ठीक है, मेल गेमेट्स। और बाहर इसके मतलब वही एक्साइन होती है, अंदर इंटाइन होती है, एंड ये जो होता है 2 सेल स्टेज, मोस्टली तो जब पोलिनेशन होता है, जो ये पोलन ग्रेन होता है ये 2 सेल स्टेज में होता है, लेकिन कई बार क्या होता है 3 सेल स्टेज में भी होता है। तो ये अगर ये 2 सेल स्टेज में आया है तो ये स्टिग्मा पर आकर 3 सेल स्टेज बनाता है, ठीक है, 3 सेल स्टेज में डेवलप होता है। तो ये कि मेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट जो होता है माइक्रोस्पोर जो होता है, माइक्रोस्पोर फ्रोम ए माइक्रोस्पोर, जो माइक्रोस्पोर होता है उसमें होता है इनसाइड दी एंथर, एंथर के अंदर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो क्या होता है, माइक्रोस्पोर तो बन गया है, माइक्रोस्पोर के अंदर फिर माइटोटिक डिवीजन होते हैं, और 2 अनइक्वल सेल बनती है, एक सेल जो कि लार्ज वाली है उसे वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, ट्यूब सेल, एंड दूसरी जनरेटिव सेल। जो ट्यूब सेल होती है उसका काम क्या होता है, जो वो पोलन ट्यूब बनती है ना, पोलन ट्यूब बनती है, वो बनाती है ये, एंड जनरेटिव सेल फर्दर 2 सेल, 2 जो मेल गेमेट होते हैं वो बनाती है। तो वही एक जनरेटिव सेल जो है वो फिर मेल गेमेट्स बनाएगी, स्पर्म बनाएगी, एंड मेच्योर मेल गेमेटोफाइट में जो होती है 3 सेल होती है, और 1 ट्यूब, मतलब 3 सेल में 1 ट्यूब सेल हो गई, ये वाली जिसका साइटोप्लाज्म है उसमें ये दूसरी सेल पड़ी है, 2 मेल गेमेट्स पड़ी है, मतलब ये वाले, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये, एंड सेकंड में इन्होंने पूछा है ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ 3 सेल मेल गेमेटोफाइट। तो आप ये बना सकते हैं पोलन ग्रेन का डायग्राम, जिसमें एक आपको दिखाना है कि
एक इसमें कौन सी सेल है, मतलब ये दो जनरेटिव या फिर मेल जो स्पर्म कह सकते हैं या मेल गेमेट्स बोल सकते हैं, और दूसरी वेजिटेटिव सेल। ठीक है, एंड ये एक्साइन हो गई, ये इंटाइन हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रॉ ए डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी। ह्यूमन फीमेल की ओवरी ड्रॉ करने के लिए बोली है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली एनसीईआरटी का ही डायग्राम लिया है यहाँ पर। ठीक है, और यही मतलब ड्रॉ करना है एक्चुअली। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ब्लड वेसल भी उसमें लेबल करनी है, प्राइमरी फॉलिकल, टर्शियरी एंड ओवम। तो यहाँ पर ये वैसे आपको ये पूरा ही याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये पूरा भी ड्रॉ करने के लिए पूछ सकते हैं। तो ब्लड वेसल्स ड्रॉ करेंगे आप यहाँ पे, देन इधर हमें ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, देन ये टर्शरी फॉलिकल है जिसमें हमें एंट्रम कैविटी दिख रही है, एंड ये और ज्यादा डिवीजन होने के बाद क्या बना है, ग्रेफियन फॉलिकल बना है, एंड ग्रेफियन फॉलिकल के बाद यहाँ पे हमें ये ओवम दिख रहा है। ठीक है, ओवोल्यूशन की प्रोसेस, एंड इसके बाद जो ये कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक, तो फर्स्ट में तो आपको ये ड्रॉ करना है, एंड सेकंड में एट विच स्टेज ऑफ लाइफ आर प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म इन ए ह्यूमन फीमेल। तो ह्यूमन फीमेल में जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो फीटल जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उसमें बनते हैं। एंड फिर पूछा है कि कौन सी इवेंट्स होती है हार्मोनल या फिर स्ट्रक्चरल जो कि ओवुलेशन के टाइम पर होती है। ठीक है, टिल द ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे क्या होता है, ओवुलेशन जब होता है तो ये ग्रेफियन फॉलिकल का रप्चर हुआ, एंड रप्चर होने से कॉर्पस ल्यूटियम बना। तो फर्स्ट में ये होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, फर्स्ट तो ये हो गया। एंड देन दूसरा होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम जो सिक्रेट करेगा क्या, प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन जो है वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग की थिकनिंग में मतलब हेल्प करता है ना। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक होगी, ग्लैंडुलर बनेगी और काफी वेस्कुलर हो जाएगी ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। एंड थर्ड चीज ये होती है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम रप्चर हो जाता है, एंड जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाएगा बहुत ज्यादा, एंड एंडोमेट्रियम जो होती है वो शेड ऑफ हो जाएगी, और फाइनली जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगी नेक्स्ट। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा है स्टेबिलिटी जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है जेनेटिक मटेरियल की। ठीक है, और बहुत अर्ली एक्सपेरिमेंट था जेनेटिक्स का, उसमें ये एविडेंट भी दिया था, एंड हमें उसका नाम बताना है साइंटिस्ट का, और उसका एक्सपेरिमेंट बताना है। तो जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थी उनका एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एंड उस एक्सपेरिमेंट में एक चीज थी कि हीट किल्ड बैक्टीरिया थी, तो उसका डीएनए भी जो था ना वो मर नहीं रहा था, वो डीएनए जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जा रहा था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था। फर्स्ट का एक आंसर तो ये हो गया, एक मार्क का तो ये हो गया। फिर उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है उस पर वर्क किया, और उन्होंने निमोनी को जो है मतलब निमोनी से माइस को इंजेक्ट किया था। ठीक है, माइस में इंजेक्शन के थ्रू निमोनी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का इंजेक्ट किया। तो क्या था, वहां पे दो स्ट्रेन थी। ठीक है, फर्स्ट वन एस स्ट्रेन थी और दूसरी आर स्ट्रेन। जो एस स्ट्रेन थी ना वो स्मूथ थी, एस फॉर मतलब स्मूथ, एंड वो स्मूथ जो थी वो वायलेंट थी, कैप्सुलेटेड थी, तो ये जो है ना डेथ कोज करती थी। एंड आज स्ट्रेन जो थी रफ थी, नॉन वायलेंट थी और नॉन कैप्सुलेटेड थी, वो हार्मलेस थी। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो फर्स्ट था कि उन्होंने जब लाइव एस स्ट्रेन को माइस पे इंजेक्ट किया तो क्या हुआ, माइस मर गया। देन सेकंड में उन्होंने आर स्ट्रेन को किया, देन माइस जो था वो जिंदा रहा। फिर तीसरा था उन्होंने हीट किल्ड किया इस स्ट्रेन को, तो माइस जो था वो जिंदा रहा। ठीक है, वो हीट किल हो गई, यानी कि वो मार दी उसने एक तरीके से इस स्ट्रेन को। फिर थर्ड फोर्थ में उन्होंने लाइव आर डाली, एंड आर जो हीट किल्ड एस थी वो ली, तो जो माउस था वो मर गया। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो डेड माउस था उससे एस टाइप की जो बैक्टीरिया थी वो मतलब रिकवर हुई इस वाले से। ये जो फोर्थ वाला है ना, कि इससे जब हीट किल ली उसके बावजूद भी एस टाइप की बैक्टीरिया मिली है। इसका मतलब क्या है कि कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, कोई मटेरियल है जो कि डेड एस बैक्टीरिया से जो है ना वो क्या कर रहा है, डेड एस से जाके जो है वो आर में चला गया, और आर को जो है उसने वायलेंट एस टाइप बना दी है ना, आर को कन्वर्ट कर दिया एस टाइप में।
तो इसका मतलब है कि कोई जेनेटिक मटेरियल है जो स्टेबल है और डेथ के बाद भी वो परसिस्ट करता है, ठीक है। वो मर गई थी ना, उसके बावजूद उसने आर को बना दिया एस के जैसा, तो कोई तो ऐसी बात होगी उसमें। तो इसका मतलब है, एंड इसका मतलब उन्होंने कहा कि कोई चीज है जो डेथ के बाद भी परसिस्ट करती है और ट्रांसफर कर रही है ना, करेक्टर्स को। एंड लेटर फिर वो जो थे एवरी मैकार्थी, उन्होंने ये जो था प्रूव भी किया था। तो स्टार्टिंग मतलब यही चीज है कि मतलब किसने जो डीएनए की प्रॉपर्टी है ये जो है कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, तो हमें ये बताना है। देन उनका एक्सपेरिमेंट ये था, ये बताना है। और कंक्लूजन क्या निकला, ये कंक्लूजन ये लास्ट की 2 लाइन है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा है टोल प्लांट, ठीक है, और वॉयलेट फ्लावर, बियरिंग वॉयलेट फ्लावर, उसका जो जीनोटाइप है वो अननोन है, ठीक है। तो हमें जीनोटाइप फाइंड करना है डिफरेंट क्रोसेस में ओनली बाय सेल्फिंग ऑफ प्लांट, ठीक है। और हमें फिर जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो भी बताना है हर क्रॉस का। तो यानी कि इफ वो टोल है एंड वॉयलेट है, तो वो ऐसा भी हो सकता है या फिर वो ऐसा भी हो सकता है कि एक हेटेरोजाइगस हो दूसरा होमोजाइगस हो। फिर इसके अलावा वो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये भी होमोजाइगस हो और ये भी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये होमोजाइगस मतलब ये दोनों हेटेरोजाइगस है, यहाँ पे ये होमोजाइगस हो और ये हेटेरोजाइगस हो। तो हमारे पास तो 4 ये हो सकती है, हम 4 तरीके से सोच सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से वाला है। तो इन्होंने तो यहाँ पे हमें एक एक मतलब, क्योंकि फाइंड द जीनोटाइप बाय वर्किंग आउट डिफरेंट क्रॉसेस ओनली बाय सेल्फिंग, तो सेल्फिंग के थ्रू हमें क्रॉस करके देखना है और फिर हमें जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो बताना है। तो अगर ऐसे वाला होगा, फर्स्ट वाला होगा, तो फर्स्ट केस ऐसा हुआ तो इफ ऐसा होगा तो गैमेट एक ही तरह के बनेंगे। कैसे? कैपिटल टी कैपिटल वी। दूसरे वाला भी क्योंकि सेल्फिंग करा रहे हैं तो गैमेट जो है इससे भी ऐसे ही बन रहे होंगे। एंड देन प्रोजेनी जो है, ओवरऑल प्रोजेनी जो 100% जो है वो कैसे मिल रहे होंगे, टोल वॉयलेट मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया जीनोटाइपिक भी फिनोटाइपिक भी 100% एक जैसे। फिर केस 2 पे आते हैं। केस 2 में हम ले लेते हैं ये वाला जिसमें टोल वाला हेटेरोजाइगस है और ये होमोजाइगस है। तो इससे जब क्रॉस कराएंगे तो कितने तरह के गैमेट बनेंगे शेल्फिंग कराने पर, कैपिटल टी कैपिटल वी और स्मॉल टी कैपिटल वी, है ना। 2 तरह के गैमेट बनेंगे। तो हम यहाँ पे पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं एंड टीवी 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 टीवी, और हमें ये बना लेने हैं। तो यहाँ पर हमें अगर हम देखें जीनोटाइपिक रेशियो वो कैसा आ रहा है, क्योंकि हमसे पूछा भी है कि हमें जीनोटाइपिक रेशियो पे लिखना है। तो यहाँ पे कितने तरह का जीनोटाइपिक रेशियो, एक तो ऐसा आ रहा है होमोजाइगस वाला, 2 हेटेरोजाइगस वाले आ रहे हैं, है ना। देखो एक तो ये आया है टी टी वी वी वाला, दूसरा है टी टी वी वी वाला एंड तीसरा टी टी वी वी। तो ये कितना मिला है, दिस इज 1 और ये हमें 2 मिले हैं, है ना। ये वाला एंड ये हमें 1 मिला है। तो जीनोटाइपिक रेशियो होगा हमारा ये। एंड फिनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ, फिनोटाइपिक रेशियो हो गया हमारा क्या, टोल टोल वॉयलेट, ये 3 हो गए हमारे टोल वॉयलेट, और ये हो गया हमारा ड्वार्फ वॉयलेट, है ना, ड्वार्फ वॉयलेट। तो टोल वॉयलेट ड्वार्फ वॉयलेट 3:1 में आ रहा है, ठीक है। फिर हम
केस थर्ड पे चलते हैं। केस थर्ड में क्या है, अब ये दो केस रह गए ना हमारे, एक में दोनों हेट्रोजाइगस हैं, यहाँ पे बनाते हैं हम केस थर्ड। केस थर्ड में हम ले लेते हैं टोल एंड वॉयलेट। अगर वो ऐसा हुआ, यानी कि ये वाला हेट्रोजाइगस है, तो यहाँ पे गैमेट्स कैसे बनने होंगे? गैमेट्स यहाँ पे होंगे, एक तो टी वी ऐसे वाला होगा दोनों कैपिटल, और एक होगा टी और एक स्मॉल वी। ठीक है, सेल्फिंग करेंगे तो हमें यहाँ पे पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, हमें यहाँ पे टी स्मॉल वी, टी स्मॉल वी, टी वी, टी वी एंड वी टी वी स्मॉल वी एंड टी स्मॉल वी। तो यहाँ पर हम जीनोटाइपिक रेशियो एंड फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं। जीनोटाइपिक रेशियो में यानी कि टी टी वी और स्मॉल वी एंड टी स्मॉल वी। तो ये कितना मिलेगा हमें? ये 1 मिल रहा है एंड ये 2 मिल रहा है एंड ये मिल रहा है हमें 1। जिन फिनोटाइपिक पर चलते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो में हमें क्या मिल रहा है, यानी कि टोल वॉयलेट या फिर टोल वाइट। तो टोल वॉयलेट हमें 3 मिलेंगे, है ना, क्योंकि एक भी अगर कैपिटल वी है तो वॉयलेट बनेगा, ये भी वॉयलेट वॉयलेट वॉयलेट, टोल 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 3 हो गए। और ये मिलेगा टोल वाइट, दिस इज क्योंकि इसमें दोनों स्मॉल वी है, तो ये हो गया टोल वाइट 1। ठीक है, अब आते हैं केस 4 पर। केस 4 जो होगा, केस 4 यानी कि हमें कुछ ऐसा वाला जिसमें दोनों हेट्रोजाइगस है, टी वी ऐसा शेल्फिंग हो रही है यहाँ पर, ऐसे है। यहाँ पे कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे? कैपिटल टी कैपिटल वी, कैपिटल टी स्मॉल वी, स्मॉल टी कैपिटल वी, स्मॉल वी, 4 तरह के गैमेट बनेंगे। और बिल्कुल इसका जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस में होता है ना, इस तरह का बनेगा बिल्कुल वही 16 पर 16 प्रोजेनी देखा जाएगा इसमें, है ना। यहाँ पे हमने गैमेट रखे एंड ये होगा स्मॉल वी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी एंड ये हो गया स्मॉल टी वी। अब यहाँ पर ये आप लोग ड्रॉ करो, ऐसे बनेगा टी वी स्मॉल वी, टी वी। अगर हम ड्रॉ भी नहीं करते फिर भी हमें वो चीज हम बिल्कुल इसका डाई हाइब्रिड जैसा बनेगा। और डाई हाइब्रिड में क्या है, डाई हाइब्रिड जो होता है कॉम्बिनेशन होता है मोनो हाइब्रिड का, है ना, 3:1 अगर हमें फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है तो ये आएगा 3:1 करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 1 3 जा 3 एंड फिर 1। तो यहाँ पर वो लिखेंगे जो दोनों डोमिनेंट होगा, दोनों डोमिनेंट, इसका मतलब क्या होगा, टोल वॉयलेट। फिर दूसरा टोल वाइट, एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव, फिर दूसरा डोमिनेंट पहला रिसेसिव, ऐसे करेंगे। और फिर वाइट वो ड्वार्फ वॉयलेट एंड 1 में जिसमें दोनों रिसेसिव होंगे, यानी कि ड्वार्फ वाइट। ठीक है, तो ये भी नहीं बनाए तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि दोनों जो है दोनों हेट्रोजाइगस है बिल्कुल। ये वो जो हमारा येलो और ग्रीन, मतलब जो होता है ना रिंग, मतलब राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, बिल्कुल उसके जैसा ही कॉम्बिनेशन बनेगा और उसी की तरह 9:3:3 बनाएगा। एक पहले वाला ऐसा होगा जिसमें दोनों डोमिनेंट हो गए, फिर दूसरा एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, फिर दूसरे में एक रिसेसिव, पहले वाला रिसेसिव दूसरा डोमिनेंट एंड फोर्थ में रहेगा दोनों मतलब दोनों ही रिसेसिव वाले करेक्टर। ठीक है,
और अगर हम इसका जीनोटाइपिक देखें तो जीनोटाइपिक रेशियो जो आएगा वो कैसा आता है, 1:3:1 होता है मोनोहाइब्रिड के लिए। उसी का कॉम्बिनेशन 1:3:1 कॉम्बिनेशन करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करो इससे, 1 1 जब 1, मतलब 1:2:1, सॉरी 1:2:1 होता है ना, 1 2 1, फिर 2 का मल्टीप्लाई करो इसमें 2, फिर 2 2 जब 4, फिर 2 आएगा एंड देन फिर ये 1 आ गया, 1 का 1 से 1 2 1, ये आएगा इसका जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, तो ये चार डिफरेंट केसेस हैं जिन जो मतलब जिस टाइप का भी अगर हमारे पास रेशियो आ रहा है, जिस टाइप का भी हमारा फिनोटाइपिक रेशियो आएगा उसी से हम पहचान लेंगे। अगर इस रेशियो में आ रहे हैं 9:3:3:1 में, इसका मतलब दोनों जो वॉयलेट और जो टोल प्लांट है उसके अंदर दोनों ही जो है जो उनका जीनोटाइपिक रेशियो वो मतलब कैसा होगा जीनोटाइप देखने में, वो होगा ऐसे वाला। ठीक है, इफ ये वाला आ रहा है तो इस तरह का आएगा, है ना। तो हम फिनोटाइप जो निकलेगा ना सेल्फिंग के बाद, जो फिनोटाइप आएगा उससे हम पहचान सकते हैं इजीली कि उसका जीनोटाइप कैसा होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल बट लॉस्ट इन कैंसर सेल। कैंसर सेल में प्रॉपर्टी वो नहीं होती है और वो नॉर्मल सेल में होती है, तो वो प्रॉपर्टी है कॉन्टेक्ट इनिबिशन की। जब नॉर्मल सेल जो होती है वो दूसरी सेल के कॉन्टेक्ट में आती है, उसे पता है कि भाई हम कॉन्टेक्ट में आ गए हैं, तो वो जो है वो डिवाइड करना स्टॉप कर देती है। लेकिन कैंसर सेल क्या होती है भाई, बराबर में आ भी गया उसके बावजूद डिवाइड करे जा रही है। उसे पता है, नॉर्मल सेल कहेगी कि भाई हाँ भाई जगह नहीं है तो अब इतना ज्यादा डिवाइड क्यों करे, लेकिन वो ये नहीं देखती है कि भाई यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा या कुछ, वो डिवाइड करती रहेगी अनकंट्रोल। उसका जो डिवीजन होता है वो अनकंट्रोल होता है। ठीक है, और इस तरह से वो ट्यूमर बना देती है। एंड देन फिर नेक्स्ट पे आते हैं, ऑल नॉर्मल ह्यूमन सेल हैव जीन दैट मे बिकम कैंसरस, नेम देम एंड एक्सप्लेन। तो वो होते हैं प्रोटो ओंकोजीन, प्रोटो ओंकोजीन। अगर इनका प्रोटो हट जाए तो ये बन जाएंगे ओंकोजीन और ये कैंसर करेंगे। अगर ये प्रोटो ओंकोजीन की फॉर्म में है तो ये नॉर्मल होते हैं। ठीक है, सेल साइकिल को रेगुलेट करेंगे। लेकिन अगर म्यूटेशन या कोई भी ऐसी चीज हो जाए कि कार्सिनोजन वगैरह की वजह से एक्टिवेट हो गए एंड देन ये ओंकोजीन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और फिर अनकंट्रोल सेल डिवीजन करते हैं और कैंसर करते हैं। फिर थर्ड पे आते हैं, देन नेक्स्ट पे चलते हैं, स्टेट द रोल ऑफ फॉलोइंग टेक्निक जो कि कैंसर डिटेक्शन में यूज होती है। फर्स्ट, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। तो यहाँ पर बायोप्सी में क्या होता है, कोई स्मॉल पीस लेंगे, अगर किसी टिश्यू पर मतलब शक है कि भाई यहाँ कैंसर हो सकता है, थोड़ा सा उससे एक पीस लेंगे एंड उसको फिर माइक्रोस्कोप में देखेंगे और फिर देखेंगे कैंसरस सेल या एबनॉर्मल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमें नॉर्मल सेल जो होती है उनमें कुछ उनकी प्रॉपर्टी होती है कि भाई वो बहुत प्रॉपर वे में होती है। ठीक है, सबसे पहले तो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन वाली प्रॉपर्टी होती है, तो वहां पर हमें दिख जाएगा। ठीक है, हम वो जो एबनॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे ना टिश्यू का, तो उसमें पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये कैंसरस हो सकता है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI। तो MRI जो होती है वो जो होती है डिटेल जो इमेज होती है सॉफ्ट टिश्यू की, उसके लिए यूज होती है एंड इससे ट्यूमर की लोकेशन वगैरह एंड उसका साइज वगैरह की वो स्प्रेड तो नहीं हो वो पता करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमारा लास्ट है एंड यहाँ पूछा है, लार्ज क्वांटिटी जो होती है सीवेज की जनरेट होती है एवरीडे इन सिटीज एज वेल एज टाउन एंड ट्रीटेड इन सीवेज एंड जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू मतलब ट्रीट होती है। ठीक है, क्योंकि ताकि वो कम से कम पॉल्यूशन करे, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली छोड़ दिया जाए ऐसे ही तो वो ज्यादा गंदा है ना, ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट उसमें प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ताकि उसकी BOD वगैरह कम की जा सके, है ना। तो यहाँ इन्होंने फ्लो डायग्राम दिया है, प्राइमरी इफ्लुएंट पास्ड इनटू लार्ज एरिएशन टैंक एंड फिर इफ्लुएंट को जो है सेटलिंग टैंक में डालते हैं। तो प्राइमरी इफ्लुएंट को लार्ज एरिएशन टैंक में डाला क्यों, ये पूछ रहे हैं। तो भाई डाला क्यों है उसे एरिएशन टैंक में, तो एरिएशन टैंक में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाती है और प्रोमोट की जाती है कि भाई उसमें जो है फास्ट एरोबिक बैक्टीरिया वगैरह एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करें, और वो ग्रो करेंगे तो वो क्या होंगे, फ्लोक्स बनाते हैं। फ्लोक्स
माइक्रोफोम फ्लोक्स, ये बैक्टीरिया और फंगी मिलके फ्लोक्स बनाते हैं। एंड ये जो होते हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल है ना प्रेजेंट उसमें, उसको खाएंगे एक तरीके से, उस पर फीड करेंगे एंड फीड करके उसे घटाने की कोशिश। अब वो फीड करेंगे तो वो कम हो जाएगा, यानी कि वो ऑक्सीजन ले रहे हैं और वो ग्रो कर रहे हैं और ग्रो करके उसे फीड कर रहे हैं। वो फीड कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक कंटेंट कम होगा तो इस एक तरीके से बीओडी की रिक्वायरमेंट कम होगी, यानी कि जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है वो डिक्रीज होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज सेडिमेंट फॉर्म रेफर टू एज मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस। तो जो सेडिमेंट है वो एक्टिवेटेड स्लग है। ठीक है। एंड ये जो होता है एरोबिक माइक्रोब्स में इसमें बहुत ज्यादा होते हैं अच्छे अमाउंट में, और इसको जो है इसका थोड़ा सा पार्ट इनोकुलम की तरह हम एरिएशन में डालते हैं। ठीक है। हमने जैसे ये बना लिया देन हमने सेडिमेंट किया और एक्टिव हमें ये स्लग मिला और इसमें से थोड़ा सा पार्ट डालेंगे और फिर वो क्या होगा, बाकी का जो है उसको एनारोबिक डाइजेशन में डाल देंगे। ठीक है, बायोगैस प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं थर्ड, नेम, पहले ये देखते हैं थर्ड, एक्सप्लेन द फाइनल स्टेप इन सेटलिंग टैंक बिफोर द ट्रीटेड इफ्लुएंट इज रिलीज इनटू वाटर बॉडी। तो क्या होता है जो सुपरनेटेंट होता है उसको जो है वो सब्जेक्टेड टू डिसइंफेक्शन, यूजुअली क्लोरीनेशन वगैरह, ओजोनाइजेशन, यूवी ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं उनको मारा जा सके एंड देन उसको वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है। क्योंकि अगर उसे डायरेक्टली छोड़ेंगे तो भाई जो वो पैथोजेनिक माइक्रोब्स है वो उसमें जाएंगे और देन अगर किसी कोई भी उसमें फिश या कुछ भी रहते हैं जो भी एक्वेटिक एनिमल है उनको वो मतलब अफेक्ट करेंगे और इस तरह से इकोसिस्टम पूरा का पूरा मतलब अफेक्ट होगा उससे। तो इसीलिए क्या करते हैं कि पैथोजेनिक माइक्रोब्स ताकि उनको किल कर सके तो क्लोरीनेशन, ओजोनाइजेशन, यूवी ट्रीटमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेम एनी टू ऑर्गेनिज्म कॉमनली यूज एज बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर की तरह किसको यूज करते हैं हम, बैक्टीरिया, कुछ तो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, है ना, जो कि हमारे मतलब प्रोकैरियोट्स जो मोनेरा किंगडम उससे मिलते हैं, और फंगी से भी हमें मिलता है ग्लोमस। जैसे कि देखो साइनोबैक्टीरिया, नोस्ट्रोकेनाबिना, ये जो होते हैं नोस्ट्रोकेनाबिना ये, या फिर ग्लोमस जो होता है, ग्लोमस जो है फंगी से लिया जाता है ना, फंगी मतलब ये फंगस है ग्लोमस। तो ये क्या होता है नोस्ट्रोक, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, स्पेशली किसमें, पेटी फील्ड में। एंड ग्लोमस जो होता है वो क्या करता है, फोस्फोरस और वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, जो कि मतलब प्लांट जो होते हैं जो मतलब इम्प्रूव करते हैं प्लांट को, जो रेसिस्टेंट टू ड्रोट एंड पैथोजेंस वगैरह। तो मतलब वही है कि हमें याद रखना है कि ग्लोमस एंड ये साइनोबैक्टीरिया, ग्लोमस जो है ये मतलब नोस्ट्रोकेनाबिना वगैरह जो है ये क्या है, ये किंगडम होने से साइनोबैक्टीरिया है एंड ग्लोमस फंगी है, और ये बनाती ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी करते हैं, है ना। ब्लू जो ब्लू ग्रीन एल्गी ये रहते हैं, इनमें ही कुछ होते हैं फ्री लिविंग, इनमें कुछ होते हैं ऐसे जो फ्री लिविंग होते हैं और कुछ जो होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। और ग्लोमस ये जो है माइक्रोरेजा बनाता है, जो कि मतलब ये भी एक एसोसिएशन ही है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अच्छा हाँ, हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी अगर कोई आपको कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय एंड थैंक यू सो मच।